विधायक हैं आप, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता होगा आपका। जनता को कितना वक्त दे पाते हैं आप उनकी समस्याओं को लेकर? देखिए, अगर सच पूछिए तो 24 घंटा। क्योंकि आप मेरे यहाँ 12 बजे रात में भी आ सकते हैं, 2 बजे रात में भी आ सकते हैं। और मैं पहला विधायक हूँ, क्योंकि मैं अपने विधायक साथियों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि तुम अपना पर्सनल नंबर ही सबको दे रखे हो। इसके नुकसान भी होते हैं और फायदे भी। नुकसान ये होते हैं कि बहुत बार फ़ोन नहीं होता। विधायकों से मिलने की गिनती के अंदर आज हम जिस विधायक से मिलेंगे वो विधायक नहीं, क्षेत्रवासी उन्हें अपना भाई मानते हैं, उन्हें अपना बेटा समझते हैं। ऐसे विधायक जिन्हें अपना विजन पता है, क्षेत्र को कहां पर लेके जाना है उन्हें अच्छी तरह मालूम है। स्वागत है अभय जी आपका, नमस्कार। नमस्कार। राजनीति.com के सफर में एक ऐसे विधायक से मिलवाएंगे जिनकी जो अपने नाम में नहीं अपने काम से भी दमदार है। सर, पहला सवाल मेरा, चुनावी वादे सभी के होते हैं, सभी नेता के पास मैनिफेस्टो होता है, वो वादे कहाँ तक पहुंचे और कितने अभी बाकी हैं? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो नेता अपने क्षेत्रवासियों के बीच में जाते हैं और उनसे तरह तरह के वायदे करते हैं और फिर उस वायदे को पूरा करने के लिए 5 साल लगाते हैं। इसी क्रम में मैं भी जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक योजना के तहत लक्ष्मी नगर विधानसभा के प्रायोरिटी के 21 काम का एक संकल्प पत्र मैं जारी किया था। और मुझे नहीं पता कि लोगों ने रख रखे हैं या नहीं, लेकिन वो संकल्प पत्र आज भी मेरे पास है और उस संकल्प पत्र को देखकर ही मैं लगातार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि घर घर रसोई गैस पाइपलाइन के माध्यम से, आईजीएल के माध्यम से हम डलवाएंगे। और आज बड़े फक्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंच गया है। लगभग 43,000 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। 39,000 परिवारों के यहाँ इंस्टॉलेशन हो गया है और लगभग 19,000 परिवारों में गैस देना शुरू हो चुका है। तो अगर अचीवमेंट की बात है तो भारत सरकार के मदद से हमने लक्ष्मी नगर की पतली पतली गलियों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया है और जो हमारा रीच है वो लगभग 70% लक्ष्मी नगर विधानसभा के लोगों के पास हो चुका है। एक सकरपुर छोटा सा एरिया बचता है, एक साउथ गणेश नगर बचता है और एक मंडावली बचता है। अगले फेज में मैं इन तीनों क्षेत्रों में इस गैस पाइपलाइन को ले जाने का प्रयास करूंगा और मेरा जो लक्ष्य है वो लगभग 80 से 85% लोगों तक इस 5 साल में मैं गैस पाइपलाइन से गैस घरों तक पहुंचाने का काम पूरा करूंगा, ये मुझे विश्वास है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, लक्ष्मी नगर एक कंजेस्टेड एरिया था। यहाँ पे लोगों को सैर करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थे। बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग शनिवार और रविवार को इंडिया गेट या ऐसे खुले जगह पे जाते थे क्योंकि उनको लक्ष्मी नगर और उसके आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां वो स्वयं जाएं या अपने परिवार को लेके जाएं। लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि यमुना खादर वाले बेल्ट को झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर रोहिंग्या जैसे लोगों से खाली कराऊंगा और बहुत सुंदर पार्क बनवाएंगे। आज दिल्ली में नंबर 1 पार्क के रूप में असिता ईस्ट का नाम जाना जाता है। आप सबने भी अखबारों में पढ़ा होगा। वो असिता ईस्ट पार्क डीडीए के माध्यम से
केंद्र सरकार के बजट से हमने अपने क्षेत्र में यमुना खादर में इन सभी झुग्गी बस्ती रोहिंग्या जैसे लोगों को से खाली कराकर हमने बना के दे दिया है। उस पार्क के साथ 2 हिस्से और हैं जो डेवलपमेंट चल रहा है। उम्मीद है कि इस 5 साल के अंदर हम असिता ईस्ट और उनके साथ के लगे हुए दोनों पार्क को भी कंप्लीट करके जनता के उपयोग के लिए दे देंगे। मुझे लगता है कि नंबर 1 और नंबर 2 अचीवमेंट की बात अगर मैं करूंगा तो इन्हीं का स्थान आता है। घर घर आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचना और यमुना खादर में एक सुंदर विश्व के लोग G20 के जो डेलीगेट्स आए थे वो भी उस पार्क को देखने आए। आपसे भी आग्रह करूंगा कि उस पार्क को देखिए। हमारे ठीक पुस्ता रोड से अंदर घुसते ही ये पार्क बनाया है। तीसरा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब मैं विधायक बना था तो सीवर लाइन और पानी, दूषित पानी मिलने का बहुत शिकायत था। मैं आपको एक एग्जाम्पल, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है, जब मैं विधायक बना था तो प्रतिदिन 70 से 75 कंप्लेंट सीवर और पानी के आते थे। आज 3 साल में कंप्लेंट का क्रम गिरा है और पिछले महीने यानी कि अप्रैल मई में कोई 7-8 कंप्लेंटें रोज की थी। तो जो डाटा जल बोर्ड के पास है उस डाटा के आधार पे मैं कह सकता हूं कि 90% प्रॉब्लम्स को हमने ठीक किया है। आज लक्ष्मीनगर में आप जाएंगे तो जगह जगह आपको रोडें टूटी हुई मिलेगी, गलियां टूटी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे का जो काम था, आईजीएल गैस पाइपलाइन डालना, सीवर लाइन डालना, पानी का नई लाइन डालना, इन तीनों लाइनों को डालने के कारण सारी सड़कें टूट गई। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे पास है कि नई रोडें बनानी, और उस पे भी लगातार मैं काम कर रहा हूँ। नई रोड बनाने के क्रम में मंडावली हमारा क्षेत्र है, वहां लगभग 90% गलियां मैंने बनवा दिया है। लक्ष्मीनगर में भी लगभग 30-35% रोडें बन गई है। पांडव नगर में भी कोई जो मुख्य रोड है वो लगभग सारी हमने बनवा दी है, लेकिन रोड बनवाने में अभी बहुत काम बाकी है। इसमें डिले होने का एक कारण और भी है। विपक्ष के विधायक होने के नाते हमारी फाइलें 2021 से सरकार रोक के बैठी हुई है। मुझे विधानसभा से लिखित आंसर मिला है कि आपके 21 प्रोजेक्ट जो कि लगभग 13 करोड़ के हैं, वो सब कुछ होने के बाद मंत्री जी के अप्रूवल के लिए रखा हुआ है। जिस दिन मंत्री जी अप्रूवल देंगे उसके अगले दिन आपको सैंक्शन लेटर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से उस फाइलों पे कुछ नहीं हो रहा। दोषारोपण मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है बताना। अब मैंने मंत्री जी से मिलके मैंने कहा है कि मेरे रोडों के पैसे दे दीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तो मैं बहुत जल्दी कोर्ट जाऊंगा। लेकिन लोगों के लिए रोड बना के देना मेरा कर्तव्य है, मेरे हिस्से का काम है। इसको भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि पूरा करूं। इसके अलावा भी अनेक काम हैं, जैसे डार्क स्पॉट बहुत अधिक थे, तो डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए मैंने लगभग 1600 स्थानों पे लाइटें लगवाई है। कैमरा 2000 कैमरा प्रत्येक विधानसभा को बजट में एलोकेट किया गया। मेरे विधानसभा में 2020 से अब तक केजरीवाल जी ने कैमरा नहीं दिया। पक्षपात पूर्ण तरीके से मेरे उस प्रोसेस को रोक दिया। वो फाइल भी मेरे 2000 स्थानों का सर्वे होके फाइल रेडी होके डिपार्टमेंट के पास जमा है, और डिपार्टमेंट जो एजेंसी लगा रही है वेल इंडिया, वो कहती है कि हमने सब प्रोसेस कंप्लीट कर दिए हैं, केवल मंत्री जी का अप्रूवल चाहिए ताकि हम कैमरा लगाना शुरू करें। उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। मैंने हार नहीं मानी, मैं फिर दिल्ली पुलिस के पीछे लग गया। और आज मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो मुख्य रोड लक्ष्मीनगर विधानसभा
के मुख्य रोड से लगी हुई जितने भी रोड थे, गलियां थी, उन सब जगहों पे मैंने सीसीटीवी कैमरा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी के बजट से दिल्ली पुलिस के माध्यम से मैंने लगवा दिया है और वो रनिंग है। तो कहीं ना कहीं मैंने सुरक्षा के दृष्टि से भी काम किया हूँ। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो वो 21 काम है, उस 21 काम में से आज मैं कह सकता हूं कि उसके 14, 15, 16 काम मैंने पूरे कर दिए हैं। और ये मेरा अचीवमेंट है और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने जो लोगों के बीच में कहा था वो मैं पूरा कर रहा हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अपनी शुचिता, अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाने के लिए मैं प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में देता हूं। और पूरी एक बुक बना के मैंने साल भर में क्या क्या किए, पिछले 3 वर्ष मेरे पूरे हो गए, 3 वर्ष में क्या हमने लोगों के लिए किया है, वो एक ट्रांसक्रिप्ट, एक लिखित दस्तावेज जनता के बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं। और जनता से मैं सुझाव मांगता हूं, लोग मुझे सुझाव भी देते हैं और फिर अगले साल की योजना पे काम करता हूं। मेरा अगला सवाल समस्या को लेकर, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, आपके यहाँ पर भी है। लक्ष्मी नगर की मेन मूल समस्या जो है वो यातायात को लेकर बहुत है, ट्रैफिक बहुत रहता है। इसको आप किस तरीके से सोल्व करने की सोचते हैं? देखिए, इस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कई मीटिंग्स मेरे ट्रैफिक पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ हुआ है। और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैंने, जो आप अभी विकास मार्ग पे सौंदर्यीकरण का काम देखे होंगे, हालांकि उसको भी सरकार ने बहुत स्लो कर दिया है, लेकिन मैं उस काम को भी पूरा कराने की ओर हूँ। उसके पीछे मेरा टारगेट ही यही था कि जो कंजेशन था उसको समाप्त किया जाए। और उस कंजेशन को समाप्त करने के लिए आप जाएंगे, जो एक टुकड़ा रेडी हो गया है विकास मार्ग का, तो आप देखेंगे लोकल व्हीकल के लिए अलग से मैंने ट्रैक बनाए हैं। सारा कंजेशन का कारण लोकल व्हीकल, और जो ये मुख्य रोड होने के कारण, पूर्वी दिल्ली का ये मुख्य रोड है विकास मार्ग, तो जमुना के उस पार से जो ट्रैफिक आती है उनको भी जाना होता है, और लोकल लोग स्कूटर, बाइक, ई रिक्शा, रिक्शा, वो भी आ जाते हैं, तो कनेक्टिविटी एक ही है सारी। हाँ, तो कंजेशन हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हमने विकास मार्ग पे एक वैकल्पिक रास्ता बनाया, सारी चीजें खाली करा के। आप जाएंगे तो देखेंगे कि बाइक, ई रिक्शा और छोटे व्हीकल उस रोड पे आना जाना करेंगे, और जो विकास मार्ग है उसको टच नहीं करेंगे। तो उस पे एक बड़ा काम ये चल रहा है। दूसरा, मैंने इसी मदर डेयरी रोड पे, जो गणेश चौक है, वहां फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव दिया था, जिसके पैसे आ गए हैं। अब उसके डीपीआर बन रहे हैं, कहाँ पे बनेगा, कैसे उसको क्रॉस कराएंगे। तो मैं, जगह लिमिटेड है। अगर आप सोचो कंजेशन खत्म करने के लिए अलग से एक कोई 2 वे लेन बना दें, तो वो जगह है नहीं, जगह लिमिटेड है। इसमें थोड़ा कॉपरेशन हमारे दुकानदारों को भी करना होगा, क्योंकि हमारे दुकानदार या हमारे जो लोकल रेजिडेंट है वो थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, अपने दुकान के आगे रेहड़ी वाला बिठा देते हैं, पटरी वाला बिठा देते हैं, सब्जी वाले को खड़ा कर देते हैं। हो सकता है उनको कोई बेनिफिट मिलता हो, लेकिन वो कंजेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो थोड़ा कॉपरेशन हमारे दुकानदारों को भी करना होगा, थोड़ा हमारे क्षेत्रवासियों को भी करना होगा, और जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारे प्लान दिए हैं, जैसे वो रेड लाइट बंद हुआ, मदर डेयरी से विकास मार्ग पे आने के लिए हमने बंद करा दिया। ऐसे ही बीच में विकास मार्ग में 1-2 जगह आने जाने का बना हुआ है, उसको भी बंद कराने का प्लानिंग है। तो काफी हम प्रयास कर रहे हैं। फिर जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो फुट इनर पाथ है, नीचे ग्राउंड वाला, उसको हम अच्छे से सजा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें गलत लोग बैठे रहते थे, शराब लोग पीते थे, सिगरेट, स्मैकिया और बहुत तरह के ऐसे लोग बैठते थे कि कोई भी आम आदमी उसके अंदर जाने से डरता था।
अब आप जाके देखिए, उसको बहुत दुरुस्त करा दिया है, काफी उसको और भी अभी ठीक कराऊंगा। मतलब पारपथ है वो, इतना अच्छा कराऊंगा कि लोग उसके अंदर से निकल के आना चाहेंगे। लक्ष्मी नगर मार्केट, लक्ष्मी नगर के लोगों को सकरपुर जाना हो तो उसके अंदर से जाएं। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि ये विकास मार्ग पे लोड कम हो, और लोड कम होगा तो ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होगा। तो निश्चित रूप से इस पे बहुत सारे कार्य किए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें सफलता मिलेगी। अगला सवाल मेरा, महासंपर्क अभियान के अंतर्गत जो बूथ लेवल पे काम हो रहा है, कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पार्टी के अंदर। किस ग्राउंड लेवल पे ये काम हो रहा है और कहाँ तक ये काम पहुंचा है? देखिए, ये महासंपर्क अभियान अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर विधानसभा महासंपर्क अभियान में नंबर 1 पे है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये केंद्र के सरल ऐप का डाटा है, जो पिछले दिनों प्रदेश ने जारी किया कि किस विधानसभा में कितने काम हुए। तो उस क्रम में लक्ष्मी नगर नंबर 1 पे है। तो यहाँ के कार्यकर्ता का जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है, क्योंकि 70 विधानसभाओं में अगर सबसे अच्छा काम लक्ष्मी नगर कर रही है तो ये सब कार्यकर्ताओं के कारण कर पा रही है। तो आपके माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं। और हमारे यहाँ जो कार्य करने की शैली है ना, वो बूथ लेवल पे, हर बूथ पे हमारी टीम बनी हुई है। आप देखिए, वो महासंपर्क अभियान का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये आया है 9,600 फोटो डाले गए हैं। तो आप समझिए कि 9,600 परिवार को अगर टच कर लिया तो लगभग 35-36 हजार लोगों तक हमारी रीच पहुंची है। तो बहुत सुंदर महासंपर्क अभियान चला है, और निश्चित रूप से मुझे भी बहुत ही गर्व फील होता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने नीचे तक काम में लगे हुए। मैंने स्वयं 3 टिफिन बैठक करी। एक टिफिन बैठक मैंने कार्यकर्ताओं के साथ किया, दूसरा टिफिन बैठक मैंने झुग्गी बस्ती के प्रधानों के साथ किया, तीसरी टिफिन बैठक मैंने ऑटो रिक्शा चालकों के साथ की। तो 3 तो टिफिन बैठक हमने किया। वैसे ही प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन मिलते हैं, ऐसे 200-250 लोगों की एक बड़ी बैठक लाभार्थियों का किया। तो वो सब हमारे ट्विटर पे और सब जगह है। तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में जो महासंपर्क अभियान कई मोड से चल रहे थे, बहुत सुंदर चला। मेरा अगला सवाल जनता से लेकर है। विधायक है आप, काफी बिजी स्केड्यूल रहता होगा आपका, जनता को कितना वक्त दे पाते हैं आप उनकी समस्याओं को लेकर? देखिए, अगर सच पूछिए तो 24 घंटा, क्योंकि आप मेरे यहाँ 12 बजे रात में भी आ सकते हैं, 2 बजे रात में भी आ सकते हैं। और मैं पहला विधायक हूँ, क्योंकि मैं अपने विधायक साथियों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि तुम अपना पर्सनल नंबर ही सबको दे रखे हो। इसके नुकसान भी होते हैं और फायदे भी। नुकसान ये होते हैं कि बहुत बार फोन नहीं उठता। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, कई फोन आ गए, मैं देख रहा था। आपसे बात कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा हूँ। और इसमें एक महत्वपूर्ण फोन भी आया है एनजी ऑफिस से, फिर भी नहीं उठाया। तो कई बार फोन नहीं उठाता हूं तो लोगों को लगता है कि विधायक जी फोन नहीं उठा रहे। लेकिन सत्यता यह है कि विधायक जी ने अपना पर्सनल नंबर ही दे रखा है, और विधायक जी को मीटिंग भी अटेंड करने हैं, विधायक जी को प्रेस भी अटेंड करना है, क्योंकि मैं मुख्य प्रवक्ता हूं पार्टी का। तो कई काम है विधायक जी के पास, तो फोन मिस होता है। लेकिन एक फायदा भी है कि जब डायरेक्ट बात होती है तो वो खुश होता है, कहता है अरे आप विधायक ही बोल रहे हैं? हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी। पहली बात। दूसरा, इसका फायदा मुझे ये दिखता है कि मैंने सबको कह रखा है कि भाई फोन नहीं उठे तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो मैं बैठे बैठे भी उस पर कार्रवाई कर देता हूँ। तो 5 दिन 10 दिन महीने बाद वो मिलता है तो भाई साहब मैंने आपको मैसेज किया था, 2 घंटे में काम हो गया था। अब उसको तो पता नहीं है कि मैंने उस मैसेज पे क्या कार्रवाई की। लेकिन मैं लोगों के सुविधा के लिए मैंने इस विधानसभा में 5-6 ऑफिस चला रहा हूँ, और मैंने ऑफिसेज कार्यकर्ताओं को नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि तुम विधायक हो, तुम काम करवाओ,
तुम काम मत करो। उसके लिए मैंने पेड स्टाफ रखे, चाहे टाइपिंग करना है, चाहे किसी अधिकारी के पास जाना है, चाहे किसी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, वो सब मेरे पेड स्टाफ हैं जो सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक करते हैं, और फिर उनका फोन रात के 10-12 बजे तक चालू रहता है, और मेरा फोन 24 आवर रहता है। लेकिन 6-7 घंटा सोने के लिए चाहिए, 2-3 घंटा अपने दिनचर्या के लिए चाहिए, तो ऐसे समयों पे थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो मैं जनता से, मैं चाहता हूँ कनेक्ट रहूं, कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि मिस होता है। परिवार का सपोर्ट रहता है जितना आपने हमको हंड्रेड बताया। परसेंट मैंने अभी पीछे एक जगह मैंने रोड बनवाए थे, रोड, सीवर, पानी और आईजीएल चारों काम कई क्षेत्रों में पूरे हो गए हैं। तो वहां उन लोगों ने स्वागत के लिए बुलाया था, तो मैंने कहा था कि ये काम तो हो गया, देख के लगता कि अरे चारों काम हो गया। पहले के विधायकों के बारे में यही कहा जाता है, एक काम तो करा दो, सीवर ही करा दो, पानी ही करा दो, और 5 साल में वो एक काम कराता है तो ढोल पीट पीट के दोबारा वोट मांगता है। और मैं खड़े होके कह रहा हूँ कि यहाँ के सब काम हो गया, सीवर भी बदलवा दिया, पानी भी बदलवा दिया, रोड भी बनवा दिया, आईजीएल भी डलवा दिया। तो ये उस कॉस्ट पे डलवाया हूँ कि मैंने अपने बच्चों का समय काटा, उस कॉस्ट पे डलवाया हूँ कि आज मेरे घर को मेरी पत्नी चला रही। ये बात मैंने पब्लिकली कहा, तो इसलिए परिवार का सपोर्ट है तभी ये संभव है। आपने अभी मुख्य प्रवक्ता की बात करी, मेरा अगला सवाल उसी पे था। मुख्य प्रवक्ता के रूप में दिल्ली के चुनाव आने वाले 24 में भी एक चुनाव है और 25 के चुनाव है। बीजेपी हमेशा इस मोड पे रहती है कि वो 12 महीने 24/7 चुनाव की तैयारी करती है, चुनाव खत्म होते हैं अगले चुनाव की तैयारी करने लग जाती है। आने वाले चुनावों की क्या कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है, वक्त का इंतजार नहीं करती ये पार्टी। इस पार्टी का गठन जब किया गया था तो यही कहा गया था कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, यानी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला दल ये सोचे कि मैं 1 महीना रेस्ट कर लूं, तो उसका तो सब भंडाफोड़ हो जाना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा अपने पॉलिटिकल एम्बिशन क्या होता है, लोगों को लगता है सत्ता में आना, हमारी पार्टी सोचती है सेवा करना, संगठन ही सेवा कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो सेवा में तो कोई ब्रेक नहीं होता ना। अगर रेलवे 2 घंटा ब्रेक करे तो सारा देश रुक जाएगा। तो ये 24 घंटे वाली पार्टी है, 365 दिनों वाली पार्टी है। यहाँ ब्रेक नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव सेवा है। सत्ता माध्यम है जी, सत्ता माध्यम है भाई। सेवा के लिए अगर सत्ता हो तो ज्यादा आसान है। तो इसलिए सत्ता माध्यम है, सेवा है, इसलिए 24 घंटा ये पार्टी एक्टिव रहती है। इसीलिए दूसरे को लगता है कि ये हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। ऐसा नहीं है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जन सेवा मेरी भावना है, इसमें ब्रेक तो है ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। तो आने वाले चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है? 100% तैयारी है। और देखिए 2024 पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मीडिया के सर्वे भी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में देश के लोग, क्योंकि मैं कई क्षेत्रों में गया हूं चुनाव में, चाहे आप साउथ इंडिया ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी त्रिपुरा के चुनाव में गया था प्रभारी बन के, मैं कर्नाटक के चुनाव में गया था प्रभारी बन के, उससे पहले हिमाचल के चुनाव में गया था प्रभारी। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ सब जगह मैं गया हूँ। मोदी के नाम पे कोई डिस्प्यूट नहीं। कोई भी वर्कर, कोई भी जनता, किसी भी परिवार से मिला हूँ तो वो एक लाइन में कहता है कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, मोदी जी के लिए तो जान हाजिर है, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए 24 तो मेरे को कोई डिस्प्यूट दिखता नहीं, ना ही जनता में कोई मिसकंसेप्शन है। असली लड़ाई 25 में होगी, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपने अभी मोदी जी का नाम लिया। हर एक के जीवन में एक एक आइडल होता है, आपका आइडल कौन है? देखिए, मेरा आइडियल अगर आप कई दृष्टिकोण से है, अगर मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है तो मैं अरुण जेटली जी को अपना आइडल मानता हूँ। संगठनात्मक दृष्टि से आप देखते हैं तो अमित शाह से अच्छा आइडियल कोई हो ही नहीं सकता।
लेकिन अगर नेता सत्ता में रह के जनता की सेवा कैसे करना है, तो मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक आइडियल होता नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से देखें, क्योंकि मैं संगठन में लगातार काम किया हूँ, तो जितना चीजें अमित शाह से सीखने को मिला उतना किसी से नहीं मिला। लेकिन प्रभावित मैं हुआ राजनीति से कैसे, तो अरुण जेटली जी लॉयर थे और देश के बड़े वकील थे, मैं भी वकील था, तो मैं उनसे प्रभावित होकर इधर आया। तो अगर स्टार्ट करना है तो अरुण जेटली से ही मानूंगा। लेकिन आज ये दो लोग, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, एक संगठन का आइडियल, एक सत्ता चलाने का आइडियल, ये है। आखिरी सवाल मेरा युवा को लेकर है, युवा को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, यह देश युवाओं का देश है। इस देश का नीति निर्धारण, इस देश की तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अमेरिका का उपराष्ट्रपति इंडियन बन सकता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंडियन बन सकता है, और चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कंप्यूटर की जो कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर हो, ये सब, या बैंक, इन सब का प्रमुख इंडियन है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूथ है, यही भारत को परम वैभव पे ले जाएगी। जो हम बार बार कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, वो ये यूथ ही लेके जाने वाली है। पूरी दुनिया आज भारत को एक शक्ति मानती है, क्योंकि उनका कहना है कि भारत आज युवा काल में है। माने 25 से लेके 40 तक के आयु के 50% लोग हैं। तो मेरा यही मानना है कि युवा को भारत को परम वैभव पे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो युवा को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी यूथ को आना चाहिए। अगर राजनीति को गंदा मानेंगे, नेता को गलत मानेंगे, एक परसेप्शन है समाज में, तो उसको ठीक कौन करेगा जब यूथ लीडरशिप अपने हाथ में लेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही आह्वान करूंगा कि यूथ हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी आए और राजनीति का भी कमांड अपने हाथ में ले, तो निश्चित ही भारत और तेजी से आता है। राजनीतिक.com बहुत ही शानदार काम कर रहा है। हम जैसे एक सामान्य नेता के पास आके हमारे मन की बात को सुनना और रिकॉर्ड करना, निश्चित रूप से इन्होंने भी एक मिशन लिया हुआ है। मनोज जी और मोहित जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गुमनाम नेताओं को मेन धारा में लाने के लिए एक बहुत सटीक प्रयास है। निश्चित रूप से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं। इसी प्रकार से लगे रहें और ये राजनीतिक.com बहुत ऊंचाइयों पे जाए, ऐसी भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा करे। इसी तरीके से हम आपके साथ मिलते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जतिन। नमस्कार। नमस्कार।